नमस्कार, मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं 2023 का सफर लेकर, जो कि कुछ खट्टा रहा तो कुछ मीठा रहा। इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हर साल की तरह इस साल का सफर भी उत्तराखंड के लिए कुछ खट्टा और कुछ मीठा भरा रहा। साल 2023 में कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी हलचल बनी रही। उत्तराखंड में 2023 की शुरुआत से लेकर साल खत्म होने तक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जो सुर्खियों में बना रहा, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि साल 2023 उत्तराखंड के लिए कई उतार चढ़ाव लेकर आया। साल के हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आइए आपको साल भर की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में रूबरू कराते हैं। दो 2023 के जाते साल ने एक ऐसे मुद्दे को हवा दी जो आने वाले नए साल में एक बड़ा मुद्दा बनकर जोर पकड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूल निवास और भू कानून की। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लागू करने के लिए आम जनता से लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठन सक्रिय हो चुके हैं, और अगर समय रहते सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले साल में इस सक्रियता की चिंगारी विकराल रूप ले सकती है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी रीना झा बालियान। उत्तराखंड में मूल निवास के मुद्दे को लेकर लगातार माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों मूल निवास के मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता काफी आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि जनता की मांग है कि प्रदेश में मूल निवास का जो कट ऑफ डेट है इसे 1950 कर दिया जाए। और इसी को लेकर राजधानी देहरादून में भी प्रदेश की जनता ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी जुटे। उन्होंने अपना समर्थन भी दिया और इसी रैली के जरिए उन्होंने सरकार को ललकारने का काम किया और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने का काम किया गया। ऐसे में सबके जहन में यह सवाल है कि मूल निवास के मुद्दे को लेकर आखिर इस तरीके से माहौल क्यों गरमाया हुआ है और आखिर इसका इतिहास कहता क्या है। तो इसे आप समझिए। देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट जो है वो साल 1985 कर दी थी, जबकि पूरे देश में ये साल 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था काम करने लगी, लेकिन मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। साल 2010 की बात करें तो मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही अधिवास व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। लेकिन इसमें असल मोड़ आता है साल 2012 में, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि साल 2000 में राज्य गठन के बाद से जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं उन्हें मूल निवासी यहां का माना जाएगा, जो उत्तराखंड की सीमा में 2000 के बाद से रह रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर और कांग्रेस की सरकार ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया, इस पर आगे कोई भी कदम नहीं उठाया। हालांकि अब यही कांग्रेस जो है विपक्ष में आज बैठी है और ये सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार इस पर कदम क्यों नहीं उठा रही। यानी कि मूल निवास को लेकर सूबे के भीतर जहां आम जनता आक्रोशित नजर आ रही है, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। बहरहाल अब इंतजार ये है कि नया साल और नए साल के मौके पर क्या अब धामी सरकार के पास जो चुनौतियां हैं, जो प्रदेश की जनता आक्रोशित नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर, सरकार को ललकारने का काम कर रही है, क्या वाकई में धामी सरकार इस पर कोई कड़ा कदम उठाती है या फिर नहीं। इस साल की सबसे बड़ी खबर सिलकियारा टनल हादसा थी, जिसने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश विदेश में भी सनसनी फैला दी थी। 12 नवंबर 2023 की तारीख और दिवाली का त्योहार, जहां एक तरफ आप और हम त्योहार मनाने में व्यस्त थे, तो वहां दूसरी तरफ कुछ मजदूर रोजाना की तरह उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में अपने काम पर लगे हुए थे। लेकिन अचानक सुरंग के भीतर भूस्खलन होने लगा और देखते ही देखते निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस चुका, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए और 17 दिन तक उन मजदूरों ने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। एक तरफ टनल के बाहर मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ देश भर के लोग उनके सुरक्षित बाहर आने के लिए दुआएं करने में लगे हुए थे। और आखिरकार 28 नवंबर को उन सब की मेहनत और दुआएं रंग लाई। उन सभी श्रमिकों को 17 दिन बाद सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
2023 का जो साल था उसका जो अनुभव है कुछ अच्छा और कुछ बुरा रहा। और अगर हम अच्छे लम्हों की बात करें तो इस साल उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर समिट की चर्चा भी दुनिया भर में हुई, जिसमें देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लेकर देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। इस निवेशक सम्मेलन में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने राज्य में निवेश किया। निवेश को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और उत्साह का जो सकारात्मक परिणाम था वो ये था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान उत्तराखंड में निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षर किए गए और अब एमओयू को धरातल पर उतारने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर हर अपडेट को हम तक पहुंचाने वाले देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। साल 2023 उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित किए गए इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी याद किया जाएगा। धामी सरकार के द्वारा भव्य तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के उद्योगपतियों ने भी जहां शिरकत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होकर उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर जो बड़ा ऐलान किया, उससे उत्तराखंड में जो वेडिंग डेस्टिनेशन है उसको लेकर जो क्रेज़ है वो लगातार अब लोगों में बढ़ता जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो लक्ष्य एमओयू को लेकर रखा गया था, ग्राउंडिंग को लेकर रखा गया था, वो लक्ष्य से ज़्यादा जो है वो सरकार ने एमओयू में भी और ग्राउंडिंग में भी उसे हासिल किया और इसे धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में 2023 के लिए याद किया जाता रहेगा। लेकिन जो सरकार के सामने अब चुनौती है, 2024 का जो साल होगा, जो एमओयू हुए हैं उनको ग्राउंड पर उतारने को लेकर धामी सरकार पर जो है वो पूरे प्रदेश की निगाहें भी रहेंगी और उद्योगपतियों की निगाहें भी रहेंगी, क्योंकि जिन्होंने जो करार उत्तराखंड में किए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर से कहें तो बेहतर समन्वय स्थापित सरकार को उद्योगपतियों के साथ करना होगा, बेहतर माहौल देना होगा, तभी जो इन्वेस्टमेंट उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है उसकी ग्राउंडिंग हो सके। और 2023 में जिस तरीके से धामी सरकार ने भव्य तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, उसकी छाप अगर दूर तक सरकार को छोड़नी होगी तो साल 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। और 2024 में सरकार को जो एमओयू हुए हैं, जिस तरीके से जो इन्वेस्टर समिट हुई है, उसको धरातल पर उतारने को लेकर जो है वो दिन रात काम करना होगा, तभी जो है वो इन्वेस्टर समिट जो हुई है उत्तराखंड में 2023 में वो सफल और मानी जाएगी। 2023 की चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो इस साल की चारधाम यात्रा भी ऐतिहासिक रही। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह ने इस बार 56 लाख से अधिक नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के इतिहास में चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आए वो भी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में शामिल है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इस साल की चारधाम यात्रा काफी अच्छी रही। किस तरह से इस दौरान श्रद्धालु की खास सुविधा का ख्याल रखा गया और क्या कुछ आंकड़े रहे जो धाम में श्रद्धालु पहुंचे हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। बात करें हम साल 2023 की तो साल 2023 में अच्छी खबरें भी आई हैं और बुरी खबर भी आई है। वहीं अगर हम बात करें चारधाम यात्रा के लिए तो अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा पिछले सालों की तुलना में अगर हम बात करें तो इस साल श्रद्धालु काफ़ी लाखों की तादाद पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं। वहीं अगर हम बात करें साल 2018 और 2019 में जिस तरह कोविड का प्रकोप था और कोविड के प्रकोप के बाद जिस तरह 2022 में यात्रा पटरी पर लौटी थी, उसके बाद साल 2023 में लगातार श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। और वहीं अगर हम बात करें इस साल जिस तरह से लगातार जो यात्रा चल रही थी और यात्रा चलने के बाद लगातार श्रद्धालु जिस तरह से आ रहे थे, तो वहीं अगर जैसे हम बात करें जो इस साल अगर 2023 की बात करें तो 2023 में जो केदारनाथ के कपाट है 25 अप्रैल को खुले थे और जो बद्रीनाथ के कपाट है 27 अप्रैल को खुले थे। लेकिन 25 अप्रैल और 27 अप्रैल के खुलने के बाद लगातार श्रद्धालुओं को आना लगातार जारी हो गया था। और वहीं बात करें इस साल की और जिससे हम बात करें सबसे ज़्यादा जो चारधाम यात्रा में आए हैं, चारधाम यात्रा की बात करें तो केदारनाथ की अगर बात करें तो करीब 20 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। वहीं अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में भी करीब 18 लाख से अधिक
श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं। और वहीं अगर हम बात करें गंगोत्री की, गंगोत्री में भी करीब 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है और यमुनोत्री में भी 7 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश में जो चारधाम यात्रा के अलावा यहाँ पर हेमकुंड साहिब की यात्रा भी की जाती होती है, जिसको लेकर करीब 2 लाख के करीब श्रद्धालु ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। लगातार यहाँ पे दर्शन लगातार जारी रहे हैं। और अगर हम बात करें मानसून की, मानसून में कुछ यात्रा में हल्कापन पड़ गया था, श्रद्धालुओं में कमी आई थी, लेकिन जिस तरह से मानसून ख़त्म हुआ था, मानसून ख़त्म होने के बाद में लगातार यात्रा ने जोर पकड़ा था। और जिस तरह से जोर पकड़ा लगातार यात्रा में लगातार जो चली है, उसके अनुमान अगर बात करें तो इस साल करीब 55 लाख के करीब श्रद्धालु ने यहाँ पे श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं, जो कि पिछले सालों की तुलना में अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दर्शन किए हैं। वहीं अगर हम बात करें साल 2024 की, साल 2024 को लेकर भी जो सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की मातृशक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% शैक्षिक आरक्षण का कानूनी अधिकार भी इसी साल मिला। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल है, बेशक वो राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी रक्षादना खान। साल 2023 में महिलाओं की जो इच्छा थी वो भी पूरी हुई। जी हां, राज्य में धामी सरकार ने 2023 में ही महिला आरक्षण बिल को लागू किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये पूरी तरीके से कानून बना और इस पर सीएम धामी ने कहा कि ये जो कानून है वो राज्य की महिलाओं को सशक्त करने में और अहम भूमिका निभाएगा। इस कानून की मांग काफ़ी वक्त से थी। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में महिला आरक्षण बिल जो था उस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद महिलाओं ने आवाज़ उठाई कि राज्य में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलनी चाहिए। फिर सीएम धामी ने महिलाओं को आश्वस्त किया और इस कानून को लागू किया। जब ये कानून को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज्यपाल की जब मंजूरी मिली तो उसके बाद ये कानून पूरी तरीके से राज्य में लागू हो गया, जिस पर सीएम धामी ने लिखा राज्यपाल को बधाई देते हुए कि जो ये कानून है वो महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाने के साथ ही जिस तरीके से महिलाओं ने राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, अब राज्य के विकास में भी महिलाएं अहम भूमिका निभा सकेगी। साल 2023 की शुरुआत बेहद ही खौफनाक थी और वजह जोशीमठ भूधसाव। अचानक चमोली जिले के जोशीमठ से मकानों और सड़कों पर दरारें पड़ने की खबर सामने आई। इस खबर ने प्रदेश के साथ साथ देश के लोगों को भी हैरान कर दिया था। जोशीमठ के धंसने की शुरुआत तो वैसे 2022 में अप्रैल के आसपास हो चुकी थी, लेकिन भूधसाव में जो तेजी आई थी वो 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 के बीच देखी गई थी। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 12 दिन में जोशीमठ शहर करीब 5.5 सेंटीमीटर धंस चुका था। भूधसाव का कारण अंधाधुंध निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव के साथ ही कई दूसरे कारण भी बताए गए। साल 2023 जहां उत्तराखंड के कई मायनों में खास तरीके से याद किया जाएगा, तो वहीं जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव हुआ उसके लिए भी याद किया जाएगा। कई परिवारों को जहां इस संकट की घड़ी में मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उनको जो है वो पुनर्वास किया गया, और जिस तरीके से जोशीमठ में बड़ी जो भूधसाव होने की वजह से काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए और जिस तरीके से जो वहाँ पर ज़मीन जो है वो खिसकी, वो कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ विश्व को भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर गया कि आखिरकार इस तरीके से जो धरती है वो कैसे जो है वो यहाँ पर फट रही है, जिसको लेकर 8 जो संस्थान थे उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई कि आखिरकार जोशीमठ में जो भूधसाव की जो वजह रही वो क्या रही। और जिस तरीके से 8 संस्थाओं की जो रिपोर्ट सामने आई और उनके जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसमें ये बात निकलकर सामने आए कि जोशीमठ के नीचे जो है ज़मीन है वो कहीं ना कहीं पानी का वहाँ पर रिसाव है और उस वजह से जो है ये ज़मीन वहाँ पर जो है वो धंस रही थी, भूधसाव आ रहा था।
और पानी भी वहाँ पर जो है वो एक जो है वो बह रहा था, जिस तरीके से मटमैला पानी बह रहा था। तो अनुमान लोग यही लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ज़मीन के अंदर जो हलचल है वो भूदसाव की वजह से जो है वो पानी का खिसकना क्यों हो रहा है। लेकिन जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट आई उसमें यही था कि जोशीमठ के जो नीचे था वो पानी का जो रिसाव था उसकी वजह से ये जो है वो भूदसाव हुआ। हालांकि कुछ लोग एनटीपीसी को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे थे कि एनटीपीसी की जो टनल बन रही है उसकी वजह से भूदसाव हुआ है। और जो रिपोर्ट सामने आई, जो विशेषज्ञों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, हालांकि उसमें एनटीपीसी को क्लीन चिट जो है वो दी गई। लेकिन खासकर देखें तो जोशीमठ जो भूदसाव रहा वो 2023 में खासा चर्चाओं का विषय रहा, क्योंकि जोशीमठ में जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा सरकार के साथ साथ जो पर्यावरण को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन 2023 के अंत तक कई चीज़ों से पर्दा उठ गया कि आखिरकार जोशीमठ भूदसाव की वजह क्या रही। 2023 के सफर में कुछ दर्दनाक मोड़ भी सामने आए, जिसमें एक चमोली करंट हादसा भी शामिल है। दरअसल जुलाई में चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया था। दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग पूरी तरह से झुलस गए थे। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी सुना और पढ़ा अपने आंसू नहीं रोक पाया। हादसे के वक्त नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर काम चल रहा था और जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त साइट पर करीब 24 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सिंह। साल 2023 खत्म होने जा रहा है। अगर बात करें साल 2023 की, कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें भी देखने को मिली। वहीं पर अगर बात करें बुरी खबरों की, तो इस साल 19 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के चमोली ज़िले से एक बड़ा हादसा देखने को सामने आया, जिसमें करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। बात करें, ये साइट जो थी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये साइट थी जहां पर ये हादसा हुआ। तीसरा फेज़ डाउन होने के बाद जब उसको दोबारा से रिपेयर करके उसे ऑन किया गया तो अचानक से पूरी साइट में करंट फैल गया। करंट फैलने से जो केयर टेकर था उसकी मृत्यु हो गई। और जानकारी ये भी है कि जब केयर टेकर का फ़ोन बंद आ रहा था, तो जब परिजन वहाँ पर साइट पर पहुँचे उन्होंने देखा कि केयर टेकर की वहाँ पर मृत्यु हो गई है। तो इसकी जो सूचना है वो पुलिस को दी गई, स्थानीय पुलिस को। जब स्थानीय पुलिस वहाँ पर दरोगा वहाँ पर पहुँचे और जब पूरी मामले की जाँच हो रही थी, उसी दौरान अचानक से जो है दोबारा से प्रोजेक्ट में करंट फैल जाता है। और जो वहाँ पे पुलिस के साथ करीबन 15 लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी तुरंत उसके बाद मृत्यु हो गई करंट फैलने से। क्योंकि वहाँ पर जो पूरा प्रोजेक्ट था वो लोहे का बनाया गया था, पूरे जाल वहाँ पर लोहे के थे, एंगल्स वहाँ पर लोहे के थे, जिसके कारण ये करंट जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पर फैला है। बात करें तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत लापरवाही का मामला है जिससे ये पूरा करंट फैला वहाँ पर। और ये जांच का विषय भी था। पुष्कर सिंह धामी ने, जो सीएम है यहाँ उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने मिनिस्ट्रियल जांच भी बिठाई गई थी। मगर बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाती, ये देखना होगा, क्योंकि ऐसे हादसे ना हो भविष्य में, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति थी। 16 लोगों का मरना एक साथ, वो भी करंट लगने से, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखना होगा कि सरकार ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इनके लिए क्या कुछ कदम उठाती है। साल 2023 ने हमें सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। इस साल कई ऐसे बड़े हादसे हुए जिनसे हमें सीखने को मिला कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती सामने क्यों ना खड़ी हो, अगर हम चाहे तो हर चुनौती को पराजित कर सकते हैं। इस साल कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। जिन खबरों के बारे में अभी हमने आपको बताया वो साल की बड़ी खबरें थी और साल भर इन खबरों ने सुर्खियां भी बटोरी। उम्मीद है 2024 की जो यात्रा है वो खुशियों वाली होंगी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।